बोर्ड एग्जाम 2025 और एक ऐसा वर्ष जब महाकुंभ मेले का आयोजन होता है और इस बार पूरे चांस है कि महाकुंभ पर निबंध पूछा जाएगा। अब चाहे वो कक्षा 10 का बच्चा हो और चाहे वो कक्षा 12 का बच्चा हो, निबंध पूछे जाने के पूरे चांस है। तो यदि महाकुंभ पर निबंध आता है तो हमें कितना बड़ा लिख करके आना है और किस तरीके से लिखना है, किन पॉइंट्स को लिखना है और क्या क्या लिखना है, हर छोटी छोटी चीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि महाकुंभ पर निबंध कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपके पेपर में हेडिंग आएगी महाकुंभ मेला या फिर महाकुंभ। डैश करके कुछ और हेडिंग बड़ी हो सकती है, लेकिन कुछ भी आए आपको लिखना यही है। तो सबसे पहले जब भी निबंध लिखेंगे ना तो उसकी रूपरेखा लिखेंगे। अब रूपरेखा में ये वाले पॉइंट्स डाल सकते हैं। पहला जो पॉइंट होगा कि भैया आप लिखेंगे क्या, भूमिका, राइट। उसके बाद कि भैया महाकुंभ मेले का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व क्या है, यानी कि भैया इसका क्या महत्व है, इसके बारे में बताएंगे, क्यों मनाया जाता है ये और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। फिर उसके बाद बात करेंगे कि महाकुंभ मेले के आयोजन का रूल क्या होता है, अर्थात आयोजन के नियम क्या होते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे कि महाकुंभ मेले की विशेषताएं क्या होती हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं और ये क्यों मनाया जाता है और इसमें क्या क्या होता है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और फिर उसके बाद महाकुंभ मेले का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है। और फिर उसके बाद महाकुंभ मेले में चुनौतियां और समाधान, यानी जो चुनौतियां आएंगी, जो कठिनाइयां आएंगी, फिर उनका समाधान कैसे होगा। जैसे आप सभी को पता है कि इस बार महाकुंभ मेले में क्या हुआ, राइट। फिर उसके बाद बात करेंगे लास्ट में कि भैया निष्कर्ष लिखना है। यानी ये 7 हेडिंग है, अपने अकॉर्डिंग आप इसमें कम लिख करके आना चलेगा, लेकिन मैं डिस्कस पूरा करूंगा ताकि एक एक बात कवर हो जाए, क्योंकि तैयार इतना करते हैं तो लिख करके फिर इतना आते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भूमिका की, राइट। तो देखो जरा ध्यान से, एक एक वर्ड, एक एक चीज का मतलब बताऊंगा। महाकुंभ मेला जो होता है वो भारत की सबसे विशाल धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में से एक है। ये जो मेला होता है वो हिंदू धर्म का क्या है, सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है। अब मन में सवाल होगा, सर कितना बड़ा लिखें, तो इसके लिए मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाया है, आप सभी को चैनल के ऊपर मिल जाएगा। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि 3 से 4 पेज में लिखें। हमारे पेज ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आप जब कॉपी पे लिखोगे तो 3-4 पेज ही होगा, राइट। अच्छा, तो सबसे पहले बताएं कि महाकुंभ जो मेला होता है भारत की सबसे विशाल धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में से एक है। ये जो मेला होता है ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु, इस बार आप सभी को पता है कि लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु इस महाकुंभ के मेले में भाग लेंगे। अर्थात आप समझ सकते हैं कि उस पावन धरती पर अपने कदम रखेंगे और साधु संत, तपस्वी और भक्तगण इसमें शामिल होते हैं, है ना। कोई भी व्यक्ति इस मेले में जा सकता है। और कुंभ मेले की विशेषता केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, ये केवल धार्मिक अनुष्ठान के लिए सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, इतिहास और समाज का एक प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है, अर्थात ये एक इमेज प्रस्तुत करता है, राइट। अब ये लाइन आपको अच्छी लगे तो लिख सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। फिर उसके बाद अब ये मत छोड़ना, दूसरी हेडिंग कि महाकुंभ मेले का आखिर महत्व क्या है, यानी इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है, राइट। तो सबसे पहले देखो कि महाकुंभ मेले की उत्पत्ति की कहानी हिंदू धर्म ग्रंथों से वर्णित समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। यानी ये लाइन तो लिखना ही है कि भैया ये महाकुंभ मेला क्यों मनाया जाता है। तो इसका सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, तो समुद्र मंथन से। अब समुद्र मंथन से इसका क्या रिलेशन है। मान्यता है कि जब देवताओं, प्लीज ध्यान से देखना, यह माना जाता है कि जब देवताओं, महाकुंभ मेले की उत्पत्ति की कहानी जब देवताओं और असुरों ने मिल करके समुद्र मंथन किया था, यानी जब देवता और असुर मिल करके समुद्र मंथन कर रहे थे, तब अमृत का कलश, जिसे कुंभ कहा गया, राइट, कि अमृत का कलश प्राप्त हुआ और अमृत को लेकर के देवताओं और असुरों के बीच में झगड़ा हो गया, अर्थात कहे संघर्ष हो गया, जिसके दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 पवित्र स्थानों पर गिर गई। अब देखो, इसका महाकुंभ में ये आए या ना आए वो अलग बात है, पर कुछ आपको धर्म से जुड़ी हुई चीजें पता चलेंगी, राइट। तो हमने क्या बताया कि जिसके दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पे गिर गई, यानी देवता और असुर लड़ रहे थे, इनकी बूंदें गिर गई कहीं पर। कहाँ गिरी? पहली बूंद प्रयागराज, क्या कहे कि 4 बूंदें गिरी, पहली दूसरी क्या ही कहे, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और उसके बाद बात करें नासिक,
इन स्थानों पर गिर गई। यही कारण है कि इन 4 स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। यानी महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर किया जाता है। इन स्थानों पर किया जाता है। राइट, आगे चलते हैं। अगली जो आपकी हेडिंग होगी उसी में आप और ऐड कर सकते हो कि इतिहास में भी कुंभ मेले का उल्लेख मिलता है। यानी हिस्ट्री में भी आपको ये चीजें पढ़ने को मिलेंगी। कैसे? चीनी यात्री थे जिनका नाम था हुएनसांग। इन्होंने अपने वृत्तांतों में कुंभ मेले का वर्णन कर रखा है और जिससे यह प्रमाणित होता है कि यह मेला प्राचीन काल से आयोजित होता आ रहा है। यानी कि जो चीनी यात्री थे इन्होंने अपने वृतांत में भी ऐसा लिख रखा है कि भैया ये मेले का आयोजन बहुत पहले लंबे समय से होता हुआ आ रहा है। अब लाइन अच्छी लगे तो गुड, नहीं तो इग्नोर मार देना। राइट, आगे चलते हैं। अब अगला जो होगा हेडिंग हमारा वो होगा महाकुंभ मेले के आयोजन का नियम क्या होता है। सबसे पहले देखो, महाकुंभ मेला ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर आयोजित किया जाता है ना। और यह जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति विशेष रूप से अनुकूल होती है तब मेले का आयोजन किया जाता है। यानी कि सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा इनकी कोई स्थिति होती होगी, ठीक है, और उसके वो जब अनुकूल होती है तभी महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। उसके बाद आगे देखो जरा क्या कह रहे हैं। महाकुंभ का आयोजन 4 स्थानों पर होता है। पहला प्रयागराज, है ना। अब प्रयागराज में कहां पर? गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर कहते हैं कि आयोजित होता है। राइट, जहां पे तीनों नदियां मिलती हैं। और उसके बाद हरिद्वार गंगा नदी के पावन तट पर, वहां पे गंगा नदी है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें उज्जैन तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे होता है और नासिक की बात करें तो ये गोदावरी नदी के तट पर होता है। अब ये चीजें भी आप लिख करके आओगे तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि इसके अलावा अर्धकुंभ मेला जो लगता है वो 6 वर्षों में लगता है। ये वाली पॉइंट भी डाल सकते हो कि जो अर्धकुंभ मेला होता है वो 6 वर्षों में लगता है, जबकि कुंभ का आयोजन जो होता है वो 12 वर्षों में किया जाता है और महाकुंभ का आयोजन 144 वर्षों में किया जाता है, जो कि इस बार महाकुंभ मनाया जा रहा है। अब 144 वर्ष बाद आएगा। राइट, आगे चलेंगे। अब बात करते हैं महाकुंभ मेले की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहला, अमृत स्नान का नाम शाही स्नान था, लेकिन इस बार इसका नाम बदल करके अमृत स्नान रखा गया। और मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश का एक अस्थायी जिला भी बनाया गया, लेकिन बहुत ज्यादा डीप में हो जाएगा इसलिए आप उसको ना ही लिखे तो ज्यादा बेहतर है, या पता है तो लिख सकते हो। राइट, तो महाकुंभ मेले का सबसे बड़ा आकर्षण अमृत स्नान होता है। क्या होता है बेटा? अमृत स्नान होता है। इस अमृत स्नान का नाम पहले जो था वो शाही स्नान था। इस पॉइंट को भी आप डाल सकते हो यहां पर। राइट, अच्छा आगे बात करते हैं जिसमें क्या होता है विभिन्न अखाड़ों। अब मन में सवाल आया कि सर अखाड़े क्या होते हैं? अखाड़े होते हैं संतों के समूह और साधु संत एक विशेष क्रम में संपन्न करते हैं। यानी कि ये जो शाही स्नान होता है या कहें कि अमृत स्नान होता है, ये अखाड़ों यानी संतों के समूहों के साधु संत एक विशेष कार्यक्रम में इसको संपन्न करते हैं। क्या मान्यता है? माना जाता है कि कुंभ के पावन जल में स्नान करने से पापों का नाश हो जाता है, ऐसी मान्यता है। राइट, ऐसा माना जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहे हैं। फिर कह रहे अखाड़ों की पेशवाई। अखाड़ों का मतलब यही साधु संत के समूह को इनकी पेशवाई होती है। देखो जरा ध्यान से, कुंभ मेले में विभिन्न संप्रदाय अखाड़ों के संतगण एक भव्य शोभा यात्रा के साथ स्नान के लिए निकलते हैं। यानी कि आप समझ सकते हो, कोई हाथी में चढ़ के जा रहा है, कोई घोड़े पे चढ़ के जा रहा है, और इस तरीके से क्या होता है शोभा यात्रा निकलता है। और ये जो शोभा यात्राएं निकलती हैं इनको कहा जाता है इसको कहा जाता है अखाड़ों की पेशवाई। राइट, तो कुंभ मेले में विभिन्न संप्रदायों और अखाड़ों के संतगण एक भव्य शोभा यात्रा के साथ स्नान के लिए निकलते हैं, जो नागा साधुओं और उदासीन अखाड़ों और वैष्णव संप्रदायों के संतों की पेशवाई दर्शनीय होती है। यानी लोग देखने के लिए भीड़ वहां इकट्ठा हो जाती है, बहुत भव्य नजारा होता है। राइट, नागा साधु यानी आप समझ सकते हो कि ये निवस्त्र होते हैं। राइट, आगे देखो, अब हमारे पास है धार्मिक प्रवचन और सत्संग। महाकुंभ मेले में देश विदेश से आए आध्यात्मिक गुरु, देश विदेश यानी विदेश से भी लोग आते हैं, और
गुरु होते हैं आध्यात्मिक गुरु, संत अपने प्रवचनों के द्वारा धर्म, कर्म और मोक्ष की व्याख्या करते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि प्रवचन भी होते हैं, सत्संग भी होते हैं, लोग सुनने के लिए जाते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक आते हैं जो कि इस जगह पर अपने कदम रखना चाहते हैं और इन संतों की बातों को सुनना चाहते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। और उसके बाद आगे देखो, इसी दौरान वेद, उपनिषद, गीता और पुराणों का गहन अध्ययन और व्याख्या की जाती है। यानी इसमें ये जो प्रवचन होते हैं, इसमें वेद, उपनिषद, गीता और पुराण, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है, प्रवचन दिए जाते हैं। आगे बात करेंगे। अब अगला जो पॉइंट है वो है साधु संतों और योगियों का महासंगम। ये पॉइंट नोट करके आना बोर्ड एग्जाम में। महाकुंभ में विभिन्न संप्रदायों के साधु संत होते हैं, योगी होते हैं, तपस्वी होते हैं, वो लोग वहां इकट्ठा होते हैं, राइट। और साथ ही साथ नग्न तपस्वी नागा साधु, अवधूत सन्यासी, दिगंबर जैन मुनि और अन्य संतों का दिव्य संगम देखने को मिलता है। यानी सारे लोग वहां पे जाकर के इकट्ठा होते हैं। अब देखिए थोड़ा बड़ा है, लेकिन बहुत सारी चीजें आप भूल भी तो जाओगे ना बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए ज्यादा तैयार करके जाएंगे तो कम से कम 4 पेज का इकट्ठा हो जाएगा मटेरियल। इसके बाद बात करते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनी। मेले के दौरान वहां पे नृत्य होता है, सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, यानी कि प्रवचन दिए जाते हैं, गीत होते हैं, अलग अलग से मतलब कह सकते हैं कि देश विदेश की और जो धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई जाती है, लोग उसको देखने के लिए जाते हैं, है ना। लाइट शो होता है, अभी तो डिजिटल सब कुछ हो गया है ना। तो गतिविधियां, पारंपरिक जो नृत्य होते हैं, संगीत होते हैं, आध्यात्मिक संगोष्ठियां होती हैं और साथ ही साथ पौराणिक विषयों पर आधारित नाटकों का आयोजन किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप यहां पर डाल करके आओगे। इसके बाद विशाल भंडारे का और सेवा कार्य का आयोजन भी किया जाता है। यानी कि जो ये लोग होते हैं, जैसे साधु लोग होते हैं या जो ऐसे लोग हैं जो श्रद्धालु लोग हैं, उनको निशुल्क भोजन की व्यवस्था भी कराई जाती है। पर क्या सच में ऐसा है? आई डोंट नो, क्योंकि मैं तो अभी गया नहीं हूं, राइट। आगे बात करते हैं कि महाकुंभ मेले का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव, जो मैंने आपको हेडिंग बताई थी। देखो, महाकुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं है, बल्कि इसका भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यटन पर भी बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना, यानी ये सिर्फ धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि भारतीय समाज पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। लोग जानते हैं, धर्म को समझते हैं, लोग संस्कृत को समझते हैं, भारतीय समाज इससे प्रेरित होता है, लोगों को पता चलता है कि हाँ, महाकुंभ नाम की भाई कोई चीज है, राइट। और धर्म से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलती हैं। साथ ही साथ पर्यटन, यानी देश विदेश से लोग आते हैं, सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा फायदा होता है, ठीक। आगे बात करते हैं कि पर्यटन और आर्थिक वृद्धि, जैसा मैंने आपको बताया कि इससे जो पर्यटन होता है वो बढ़ता है और सरकार जो होती है इससे, मतलब सरकार को फायदा भी होता है, इससे आर्थिक वृद्धि भी होती है। आगे बात करते हैं सांस्कृतिक आदान प्रदान, यानी ये क्या होता है कि इसमें अन्य अन्य जाति के लोग जाते हैं और वो धर्म को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। कुछ ऐसे लोग भी आते हैं, जैसे आप सभी को पता है कि अभी इसी महाकुंभ मेले में कुछ लोग वायरल हो गए, है ना, क्योंकि डिजिटल ये महाकुंभ हुआ हमारा और इसमें कुछ लोग वायरल हुए। ऐसे लोग निकल करके आए जो लोग कहीं किसी ऐसी जगह पर रहते थे या किसी मतलब जिनको कोई जानता नहीं था, वो लोग भी निकल करके आए क्योंकि उन्होंने भी धर्म को समझने की कोशिश की। अन्य अन्य धर्म के लोग भी आए और उन्होंने हिंदू धर्म को समझने की कोशिश करी, राइट। तो ये पॉइंट आप यहां डाल सकते हो। फिर उसके बाद आध्यात्मिक उन्नति, इस मेले में भाग लेकर के लोग ध्यान, योग और भक्ति मार्ग की ओर भी बढ़ जाते हैं। कुछ लोग तो दीक्षा ले लेते हैं यहीं पे और फिर उसके बाद वो जीवन भर सन्यासी रहने का फैसला कर लेते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब महाकुंभ मेले की चुनौतियां क्या है? अब सबसे बड़ी बात है कि भैया इसमें भीड़ को कैसे मैनेज करा जाए। तो आपको पता है कि करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि करोड़ों जो श्रद्धालु आते हैं वो करोड़ों श्रद्धालुओं यानी कि उनकी भीड़ को नियंत्रित करना सबसे बड़ी चुनौती है। महाकुंभ में भीड़ को नियंत्रित करना सबसे बड़ी चुनौती है। यह पॉइंट बहुत बेहतरीन तरीके से लिख करके आ सकते हो।
कि भगदड़ हो सकती है, लोगों की जान जा सकती है, जैसा कि हुआ इस बार। राइट, तो ये पॉइंट आप डाल करके आओगे। इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए खोया पाया केंद्र बनाया गया कि यदि कोई खो जाता है, कहते हैं कि महाकुंभ में यदि कोई खो गया तो भाई इतनी आसानी से मिलता नहीं है, लेकिन इस बार खोया पाया केंद्र बनाया गया कि भैया कोई खो जाता है तो आप उस केंद्र पे जा करके क्या कर सकते हो, आप उसको ढूंढ मिल सकते हैं आप उससे, है ना, मोबाइल नंबर के थ्रू या कुछ भी वहां पे अनाउंस कर दिया जाता है। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण, क्योंकि अब बहुत बड़ी बात यह है कि भैया जब इतने संख्या में लोग आएंगे तो गंदगी तो होगी ना, तो स्वच्छता को भी ध्यान में कैसे रखेंगे, कैसे स्वच्छता लाएंगे, कैसे सब चीजों में साफ सफाई हो पाएगी, और किस प्रकार से पर्यावरण को भी तो हानि होगी ना, कैसे हानि होगी, देखो जरा ध्यान से। मेले के दौरान कचरे का सही निस्तारण, साफ सफाई, है ना, क्योंकि कैसे लोग आ रहे हैं, क्या अपने साथ में ला रहे हैं पता नहीं, गंगा और अन्य नदियों की स्वच्छता पर भी ध्यान रखना चुनौती है। फिर उसके बाद बात करें सुरक्षा व्यवस्था, यानी कि यहाँ पे चोरियां हो सकती है ना, आतंकवादी हमले हो सकते हैं, भगदड़ हो सकती है, और भगदड़ होने से लोगों की जान भी जा सकती है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि भैया आखिर क्या निष्कर्ष निकलेगा, निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं, क्या निष्कर्ष निकल करके आया इससे, तो देखो जरा ध्यान से कि भैया महाकुंभ मेला जो है ना वो भारतीय संस्कृति और आस्था का परंपरा का एक अनूठा संगम है, ये निष्कर्ष निकल करके आया। यानी इसमें आप सारी हेडिंग से एक एक लाइन बना करके लिख सकते हो निष्कर्ष में, एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। यह ना केवल धार्मिक आयोजन है बल्कि यह भारतीय समाज की एकता, भक्ति, आध्यात्मिक शक्ति का एक प्रतीक भी है। राइट, इसकी भव्यता, ऐतिहासिकता और आध्यात्मिक ऊर्जा इसे विश्व के सबसे अद्भुत आयोजनों में से एक बनाती है, यानी ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है। राइट, फिर आगे बात करते हैं, महाकुंभ मेले में भाग लेना केवल एक धार्मिक यात्रा ही नहीं है बल्कि आत्मशुद्धि है, सामाजिक समरसता है, और साथ ही साथ भारतीय संस्कृति की दिव्यता का अनुभव करने का एक अनूठा अवसर भी है। तो अब मुझे ये कमेंट करके बताओगे कि क्या इस बार 2025 में आप महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रयागराज गए या नहीं, और यदि नहीं गए तो क्या आप प्रयागराज जाना चाहते हैं, और साथ ही साथ एक एक पॉइंट आप नोट करोगे, जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं ये सब आपको बोर्ड एग्जाम में लिख करके आनी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और कमेंट करके बताना कि क्या आप महाकुंभ में स्नान करना चाहते हो और क्या आप हिंदू धर्म से जुड़ना चाहते हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय, और हाँ, इसको बोर्ड एग्जाम में लिख करके आना।